अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर इस f के मान को जब हम रख देते हैं ना, f बराबर क्या होता है, r/2 रखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 2/r। ये सिद्ध करना है तुमको। ठीक है, अवतल दर्पण में जो है इतना जो है सिद्ध करना है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र है, तो ये प्रूफ करना है किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रूफ करने के लिए अवतल दर्पण पहले बनाना होगा, बना दें। ध्यान से समझना, इधर देखो, ध्यान से देखेगा, एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ा जो है नहीं है कि बाप रे ये पूछ देता है तो आएगा नहीं आएगा, वहां बनेगा कि नहीं बनेगा। समरूप त्रिभुज का यहाँ पे छोटा सा एक नियम लगता है, और जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है। समझो, इधर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। बात नहीं करना कोई। MM डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल है ना जी, जिसका उभरा हुआ सतह जो है कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, परावर्तक सतह, या फिर ऐसे कह सकते हैं परावर्तक सतह जो है इसका धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह कैसा होगा, धंसा हुआ रहेगा। धंसा है कि नहीं है, अब बताना जरा। यहां से ये क्या है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष को हम मान लेते हैं x डैश है। ठीक है, और ये हमारा जहां, इसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको पोल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। सब ध्यान इधर दो, कॉपी किताब सब अभी रखो इधर, इधर ध्यान दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये समझ में आएगा। इसके बाद अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण भी समझ में आएगा, पहले एगो सीखो। ये पोल हो गया, उसके बाद बताओ बीच में क्या होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, F फोकस हो गया, और वक्रता केंद्र से इधर जो है अब अनंत होता है। ठीक है, तो अब हम वस्तु को जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखे हैं, ये वक्रता केंद्र है, और इधर साइड में क्या है, अनंत, या फिर वक्रता केंद्र से परे भी इसको बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु को रखा गया है। वस्तु का जो नाम दे देते हैं AB वस्तु है। ठीक है, इससे एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, बताओ, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरेगी। तो भाई साहब फोकस यहाँ है, तो इसी से होकर जो है ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे गुजर जाएगी। कोनो दिक्कत है, अब ये हो गया। उसके बाद बताओ, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से जब जाएगी प्रकाश की किरण, समझना ध्यान से, वक्रता केंद्र से सब जब जाएगी तो इसी पे जो है क्या हो जाएगा, आने वाली किरण यही है और जाने वाली भी किरण, यानी कि जब वक्रता केंद्र पर जब प्रकाश की किरण आती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो वापस जो है परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो वापस लौट गई। अब बताओ, यहाँ पे एक प्रतिच्छेद किया ये वाला, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और देखो सीधा था, कैसा बना है, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका नाम है AB, इसका नाम है A डैश B डैश, A डैश और B डैश। इतना करने आएगा। अब देखो सबका नाम लिख देते हैं पॉइंट का, जैसे A है यहाँ पे जैसे हम नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो कि B तो है, इसमें P दे देते हैं P, और यहाँ पे जैसे मान लो कि N लिख दी। अच्छा पोल है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि क्या ले ले, चलो Q ले लो, कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक है तो N ले लिए, कोनो दिक्कत है। देखते हैं MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें MM डैश एक अवतल दर्पण है। MM डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें मुख्य अक्ष
एक्स एक्स डैश पर एक वस्तु ए बी, एक वस्तु जो ए बी है, एक वस्तु ए बी खड़ी है, ठीक है। एक वस्तु ए बी जो है खड़े, फिर लिख रही है, इधर देखो समझ में नहीं आएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आसान है सब चीज। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर क्या है, एक वस्तु जो है ए बी खड़ी है, एक वस्तु जो है अभी। अब बताओ इसे आपतित किरण, अब यहां पे लिखते हैं आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो आपतित किरण है ये दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कौन दिक्कत है यहाँ पे, और बताओ और क्या क्या है इसमें, फोकस से होकर गुजरती है। और यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, वक्रता केंद्र सी है, क्या लिखते बताओ, हाँ वो लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ए क्यू आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर, कोई दिक्कत नहीं, आपतित किरण, यहाँ भी हम लिख सकते हैं ए क्यू, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लैंग्वेज ऐसा नहीं कि जैसे हम लिख रहे हैं उसे सेम टू सेम लिखना है, मतलब इस फिगर के बारे में थोड़ा ओवरऑल जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, कौन क्या है, ये सब बस बताना है इसमें कि कैसे ही फिगर बना है। अब बताओ वक्रता केंद्र सी है जिससे गुजरने वाली किरण क्या नाम है, ए एन बिंदु बी डैश पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो लिख देना है। तो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और ऐसे लिखो, वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। ये ओवरऑल जो है फिगर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर एक वस्तु ए बी खड़ी है, ए बी ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसे भी लिख सकते हैं। आपतित किरण ए क्यू, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र सी है जिसे गुजरने वाली किरण ए एन जो है, ए एन बिंदु बी डैश पर क्या करती है, या फिर परावर्तन के बाद बी डैश पर क्या करती है, प्रतिच्छेद, जो भी लिखना लिखो, प्रतिच्छेद करती है वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कौन दिक्कत है यहाँ तक, ये लिख दिए फिगर के बारे में। अब आते हैं कि इसमें कौन कितना क्या क्या है। अब बताओ यहाँ जो भी हम दर्पण में जो भी दूरी को मापते हैं, चाहे वस्तु का दूरी हो, प्रतिबिंब का दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या, सब कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापेंगे, पोल से। तो बताओ यहां से हम कहेंगे पीएफ क्या है, पीएफ क्या है, फोकस दूरी, पीएफ फोकस दूरी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ, स्मॉल एफ कहते हैं। उसके बाद बताओ पी और ये ए डैश, पी और ए डैश जो दिख रहा है, चाहे ए डैश पी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसको क्या कहते हैं? भी। अब बताओ यहां देखो बी और पी है ना, बी पी ये क्या है? बीपी क्या है? वस्तु की दूरी। इधर देखो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, ठीक है। और बताओ क्या है? पीसी, पीसी दिख रहा है, चाहे सीपी जो भी बोलो, पीसी ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। कौन दिक्कत है? यहां तक इस सब के बारे में लिख दिए कौन क्या है। अब यहां से हम देखो, यहां पे जब हम ये फिगर बना तो यहाँ पे दो गो त्रिभुज बन रहा है। देखो एक ये वाला, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ठीक है। अभी फिलहाल इस और इस त्रिभुज का बात करते हैं, दोनों को हम समरूप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब हम इस फिगर में चलते हैं तो त्रिभुज किस में चलते हैं? ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में। अब इस त्रिभुज में जब हम चले तो सुनो ध्यान से, इधर यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी कितना डिग्री? 90 डिग्री बन रहा है। तो बताओ एंगल का नाम थोड़ा सा बता दो। ए बी सी, ए बी सी इक्वल है किसके? बी डैश ए डैश सी है, बी डैश ए डैश सी इक्वल है, बी डैश ए डैश सी के इक्वल है दोनों। ये 90 डिग्री का समकोण बन रहा है, समकोण से ये इक्वल है। और बताओ ये वाला जो कोण है यहाँ जो दिख रहा है इस कोण के बराबर है? बराबर है। तो इस कोण का नाम बताओ। ए सी बी है जी, बताओ ए सी बी बराबर, और बोलो ए डैश सी बी डैश, चाहे बी डैश सी ए डैश जैसे माना लिखो, ए डैश सी बी डैश। और ये किससे? सम्मुख कोण। ये सम्मुख कोण से बराबर है? बोलो बराबर है ना जी। अब बताओ बराबर है। अब बताओ कौन कौन दो ही गो कोण से बराबर हो, समरूप हो जाता है? कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। यहां पे लिखेंगे कौन कौन समरूपता से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिए थे? ए बी सी, ये समरूप है किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कौन दिक्कत है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? समरूप हो गया। अब थोड़ा सा कहा इधर, इधर चल लेते हैं, इधर उसके बाद ऊपर जाएंगे। समरूप हो गया। अब बताओ जब समरूप होता है तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप रहता है ना तो उसका क्या होता है? बताओ जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके बाद क्या होता है? बताओ। भुजा कौन सा समान होता है नहीं, पांचसम त्रिभुज अलग होता है, ये समरूप अलग है। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, नहीं पढ़ा है? समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि जो देखो ए बी और बट्टा में ए डैश बी डैश, ई भी लंब है और ई भी क्या है? लंब। मतलब ए बी लंब है, अब बट्टा में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया। ए बी ये लंब हो गया और ये क्या है? ए डैश और बी डैश है। इसका अनुपात जो है ये आधार, आधार क्या है? बी सी, और इसका आधार क्या है? ए डैश सी। इसका आधार क्या है? बी सी और ए डैश सी। ये दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किसका? क्या लंब? हाँ तो वो वैसा ही तो कर रहे हैं, समीकरण एक हो गया, ये कौन दिक्कत है? फिर अब चलते हैं इधर त्रिभुज देखो। इधर जब हम त्रिभुज देखें ना तो ये वाला त्रिभुज को देखो और ये वाला, ये और ये वाला त्रिभुज में चलते हैं। बताओ इस त्रिभुज का नाम क्या है? क्यू एफ पी, चाहे क्यू पी एफ। अब चलते हैं त्रिभुज क्यू पी एफ तथा त्रिभुज किस में? चाहे ऐसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो उतना करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखो इसी प्रकार। हाँ हाँ, बहुत भी लॉन्ग है ना, अभी है। इसी प्रकार
इसी प्रकार से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज क्या नाम है, एफ क्यू चाहे क्यू पी एफ, क्यू पी एफ समरूप है किसके, बोलो, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप हो गया। इसी प्रकार से जब हम चलेंगे तो देखो यहाँ जो है ना द्वारक इसका छोटा है, तो यहाँ ई वाला कोण, द्वारक छोटा है ना तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, और फिर ई वाला बराबर, दोनों बराबर हो जाएगा, तो वहां कौन कौन समरूपता से भी समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होगा तो यहाँ भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ का जो लंब होगा ना ये वाला लेंगे हम इसको, तो सॉरी तो लंब परपेंडिकुलर दिख नहीं आ रहा लंब, तो द्वारक छोटा है इसका, यहाँ से सीधा आया है लेकिन द्वारक छोटा है ना, इसी वजह से इसको हम लंब के रूप में मान लेंगे। तो पी क्यू क्या नाम है इसका, चाहे क्यू पी, अब बट्टा में बोलो क्यू पी, अब बट्टा में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, बोलो अब आधार एफ पी चाहे पी एफ, पी एफ अब बट्टा में ए डैश एफ, ए डैश एफ दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब समझना द्वारक इसका छोटा है, तो ये जो द्वारक छोटा है तो ये जो क्यूपी जो दिख रहा है ना, क्यूपी ये ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयत के जैसा इसे देखो ना, तो द्वारक इसका जिसे यहां से हम लंब डालेंगे ना इस पे कुछ है इस प्रकार से, तो ये वाला इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे द्वारक ये फिर ऐसा चूंकि द्वारक छोटा है इसलिए यहाँ पे जो क्यूपी है, ये पी है ना मीटर है, क्यूपी जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये जो क्यूपी है ये किसके बराबर है, ए बी के इक्वल हो गया। तो बताओ हम क्यूपी के जगह पे ए बी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ये क्यूपी के जगह पे क्या रख देंगे, तो हम रख देते हैं ए बी अब बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर में क्या है पी एफ अब बट्टा में ए डैश एफ। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, LHS बराबर है, हम जानते हैं दो समीकरण में जब LHS बराबर रहता है तो RHS भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब इधर देखते हैं, अब मतलब कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा BC बट्टा में A डैश C अब बराबर यहाँ PF बट्टा में PF बट्टा में A डैश F। कोनो दिक्कत है, ये दोनों इक्वल होगा। ध्यान से समझना, मेन यहीं से जो है अब शुरू होता है कौन कब क्या रखेंगे। अब बताओ यहाँ पे BC हमको चाहिए, क्या चाहिए BC भाई साहब ये रहा, ये है ना, ये कैसे निकलेगा हमको इस बात का भी ख्याल रखना है कि U भी F जो है इसमें आना चाहिए, ठीक है। अब BC हमको चाहिए BC, तो इसको अगर हम BP में से चाहे PB है ना, BP में से CP को घटा देंगे तो BC नहीं मिल जाएगा क्या। देखो ये पूरा यहां से यहां तक BP है, इसको हम घटा देंगे CP को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, BC नहीं मिल जाएगा। तो BC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं BP माइनस में CP, बोलो BP माइनस में PC लिखो चाहे CP, कोई दिक्कत नहीं है, चलो PC ही लिख देते हैं। लो भाई कोनो दिक्कत है, अब हो गया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है A डैश C, A डैश C कहाँ है A डैश C, ये वाला रहा, ये वाला, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखो जरा PC दिख रहा है ना, PC में से A डैश P को घटा दे तो निकल जाएगा ना, PC ये रहा, PC माइनस क्या होगा A डैश P को घटा, कोनो दिक्कत है, बराबर। PF को देखो जरा ध्यान से, PF कहाँ है भाई, PF ये तो पता है, PF तो हमको पता है ये F होगा, तो इसको कुछ करेंगे, इसको रहने देते, कोनो दिक्कत नहीं है इससे, जिससे प्रॉब्लम नहीं है उसको रहने दो। जो कांटा चुभेगा उसी को ना निकाल के फेंकते हैं, जो नहीं चुभेगा उसको काला निकालेंगे, रहने दो आराम से, वो जब चुभने लगेगा तब निकालेंगे बाद में। अब बताओ A डैश F ई वाला है, ई वाला छोटका, इसको बताओ कैसे निकाले। A डैश P में से PF चाहे FP को क्या करेंगे, मतलब A डैश P माइनस FP चाहे PF, कोनो दिक्कत है, घटा दिए। कमिंग अभी लेट से आ रही है, क्या है जी, चलो बैठो जल्दी।
गेट से हटा दो। चलो देखो a डैश p माइनस में क्या हो गया, pf हो गया। अब समझो, अब सबका वैल्यू रखना है। अब चिन्ह परिपाटी आता है, चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा इधर देख लो, ई है क्या, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से इधर साइड में आते हैं तो ऋणात्मक होता है, और उधर जाएंगे तो, ऊपर जाएंगे तो, और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। तो देखो जितना दूरी है ना, बतिया नहीं, जितना दूरी है ना सब क्या है, इधर साइड है, तो सब ऋणात्मक होगा। तो चलो देखते हैं। अब बात नहीं करो, आते आते जो है भचर भचर करे लगी है ना। देखो बीपी का, बीपी देखो, बीपी यहाँ पे है कहीं, बीपी वस्तु की दूरी है, इसको क्या माने हैं, तो बीपी के जगह पे आ गया यू माइनस। लेकिन यू आएगा तो इधर से मान रहे हैं तो क्या, सब दूरी कहां से, ध्रुव से। तो ध्रुव से इधर लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो क्या होगा, सब ऋणात्मक, तो माइनस यू, और फिर माइनस है तो माइनस। पीसी कहाँ है भाई, पीसी वक्रता त्रिज्या आर है, तो ये भी किस में है, माइनस में है, तो माइनस में आर, कोनो दिक्कत है। अब बट्टा पीसी, पीसी क्या है आर, ये भी किस में, माइनस आर माइनस ए डैश पी। ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। देखो यहाँ पे ए डैश पी ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए पहले लिख दिए यहाँ पे सब। ए डैश पी क्या है, ये भी माइनस में होगा, तो माइनस में क्या रखे, भी इजिकल टू पी एफ क्या है, पी एफ, पी एफ फोकस दूरी एफ, तो माइनस में हो जाएगा। अब बताओ ए डैश पी, ए डैश पी है कहीं प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस में भी माइनस, और पी एफ माइनस में एफ। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत है जी। सब दूरी हम यहां से माप रहे हैं इधर साइड में, इसीलिए सब ऋणात्मक है। एक भी दूरी ऊपर या फिर नीचे उधर नहीं जा रहा है, इसलिए सब इधर है तो सब ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस, ये u का u, माइनस माइनस प्लस, और r के जगह पे हम जानते हैं r बराबर 2f होता है। हम r को बाद में देखेंगे, पहले अभी हम f के रूप में निकालते हैं, इतना पहले निकालते हैं, r को देखेंगे बाद। तो r बराबर क्या होता है, 2f, फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f। अब बट्टा यहाँ भी r के जगह पे 2f, अब माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ, और यहाँ देखो माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोनो दिक्कत है। चलो यू भी से जो है इससे गुना करना है, इससे पहले देखो यू भी से जो है कर लेते हैं, पहले भी से कर ले, माइनस भी से, माइनस भी में माइनस यू से करो तो माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर हम डायरेक्ट कर रहे हैं गुना, यू में इससे कर ली पहले यू भी से, अब भी में जो है इसे करो माइनस प्लस माइनस 2 भी और एफ। अब एफ से करते हैं, प्लस में है माइनस में, तो माइनस यू एफ होगा, और यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो 2f में f से करेंगे क्या होगा, 2f स्क्वायर बराबर। अब इसमें इसे करो, माइनस 2f है और यहाँ पे माइनस f है, तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। देखो प्लस में भी है और माइनस में f है, तो माइनस में भी f। कोनो दिक्कत है। अब सबको ना एक तरफ लेके आओ, u भी हो गया माइनस 2 भी f हो गया माइनस u f हो गया, u हो गया। अब प्लस में 2f स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा माइनस में 2f स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा प्लस में भी f, बराबर में क्या हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। अब देखो कटेगा कोई, देखो इससे ही कट गया, और कोई कटने वाला है, और कोई कटे वाला है। देखो यहाँ पे u भी है और कोई u भी है, तो भाई ऐसा ही उतार दो, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी f है, वेरिएबल को देखो भी एफ और कहीं है, यहाँ है, तो 2 भी एफ में से एक भी एफ घट जाएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस में क्या आएगा, भी एफ। कोनो दिक्कत। अब बताओ ये अकेले बच गया, तो माइनस में यू एफ बराबर में, कोनो दिक्कत है। बोलो यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी हुआ है तो बताओ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समझना ध्यान से, कि यहाँ पे सुनो ध्यान से, यू भी है, इसको छोड़ के बाकी को ले चलते हैं उधर, u भी को छोड़ देते हैं। ये बताओ माइनस में uf है तो उधर जाएगा प्लस में uf, और इधर माइनस में तो ये भी जाएगा, कोनो दिक्कत है। अब देखो क्या करते हैं, अब
अब एक बात बताओ, हमको बट्टा में लाना है ये सब, ऊपर हमको क्या चाहिए 1, ऊपर 1 कब आएगा, जब यू भी कट जाए, यू एफ कट जाए, भी एफ कट जाए, तभी ना 1 आएगा जी। तो हम क्या ऐसा करें कि सब के ऊपर 1 आ जाए, तो भाग करना होगा किसी से। अब भाई किससे भाग करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, अब दोनों तरफ भाग दो, इसमें दो भाग, यू भी तो पहले से है, अब बट्टा में क्या लिखना है, यू भी एफ बराबर, यू एफ पहले से है, अब बट्टा में क्या लिखना है, यू भी एफ प्लस भी एफ पहले से है, बट्टा में क्या लिखना है, यू भी एफ। हो गया। अब बताओ यू भी से यू भी कट गया, अब बताओ यू एफ से यू और एफ कट गया, और यहाँ भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, कोनो दिक्कत है। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, 1 बट्टा में एफ बराबर 1 बट्टा में भी प्लस 1 बट्टा में यू, यही हमारा क्या हो गया, दर्पण सूत्र हो गया प्रूफ। अगर यहीं पे प्रूफ करना है ये वाला भी 2 बट्टा में आर, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू रख दो तुम, एफ का मान क्या होता है 1 बट्टा एफ का मान होता है आर बट्टा में 2, होता है कि नहीं। अब बराबर 1 बट्टा में भी और प्लस 1 बट्टा में यू, और यहाँ पे लिख देना चूंकि एफ बराबर आर बाई 2। अब जैसे इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा में आर अब बराबर 1 बट्टा में भी प्लस 1 बट्टा में यू। तो ये जहां तक बोलेगा एग्जाम में, यहां तक बोलेगा तो यहीं छोड़ देंगे, और यहां तक बोलेगा तो यहां तक ले जाएंगे। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया उतारिए, समझ में आया तो उतारिए। यही है 5 नंबर का दर्पण सूत्र। खाली देखे में इतना बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं है। हाँ आगे दिक्कत हो जाएगा फिर। यहाँ पे याद रखना सब वैल्यू माइनस में होता है।